गर्मी में आंगन में पेड़ के नीचे खाने सोने वाला ससुराल। मौसम तो सही है, लेकिन लगता है कि आज बारिश हो जाएगी, और अगर बारिश हो गई तो फिर तो बाद में और भयंकर गर्मी पड़ेगी। इस बार का मौसम तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कभी एकदम से गर्मी तो कभी एकदम से बारिश। पता नहीं भगवान क्या चाह रहे हैं। एक बड़े से पेड़ के नीचे खाट पर पोता पोती के साथ बैठे सरला और हरिंदर मौसम को लेकर बात कर रहे होते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाली कमला नाम की एक औरत अपने 4-5 भेड़ बकरियों को लेकर इनके यहाँ आती है। अरे कमला बहन, बड़े दिनों बाद आई हो, बगल में रहकर हम तुम्हें याद नहीं आते हैं क्या? तुम्हें तो पता है कि मेरी 2 बेटियां थी, और अब जब से दोनों के हाथ पीले करे हैं तब से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी है। उनके जाने के बाद मुझे ही सब करना पड़ता है। अभी इन बकरियों को चरा कर आ रही थी तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। ये तो आपने बिल्कुल सही किया, मैं अभी चाय ही बना रही थी, पीकर जाइएगा। हम भी थोड़ी देर पहले ही अपनी बकरियों को चरा कर आए हैं। अब कमला भी सरला के साथ खाट पर बैठकर बातें करने लगती है। इस पेड़ के ऊपरी हिस्से में जहां सरला के परिवार की रसोई बनी थी, उस रसोई से सरला की बहू सरिता सबके लिए चाय लेकर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है। गरम गरम चाय पीजिए। मैंने आपको देख लिया था तो इसीलिए आपकी चाय में अदरक नहीं डाली। आपके लिए मैंने गुड़ की इलायची वाली चाय बनाई है। तुम्हारी रसोई पूरे गांव की अनोखी रसोई है। तुमने तो पेड़ पर ही रसोई बना ली, और ऊपर वाले हिस्से में भी तुमने काफी बढ़िया बैठक बनाई है। जब मौसम अच्छा हो तब जाकर ऊपर बैठ जाओ। अब क्या करें कमला बहन, इस पेड़ से हमारा लगाव भी इतना है, इससे कई सारी यादें जुड़ी हैं हमारी। हमारे लिए तो ये हमारे परिवार का एक अहम सदस्य बन चुका है। वैसे मैंने सुना है कि शहर में आपके छोटे भाई के बच्चे वगैरह रहते हैं, वो लोग गांव नहीं आते क्या? बात तो उनसे होती रहती है, अब देखते हैं कि कब उन लोगों को यहाँ आना होता है। तो वहीं दूसरी तरफ शहर में उनके परिवार के कुछ लोग। आप हमें कब घुमाने ले चलोगे? पता है हमारे सभी दोस्त गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए चले गए और अभी तक हम यहीं पर हैं। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, और परेशान मत करो। घर में फोन है, टैब है, वीडियो गेम है, उनसे जाकर क्यों नहीं खेलते? बाहर इतनी गर्मी में धूप में कहाँ जाओगे? पिछली बार भी आपने यही बोला था और कहीं घुमाने नहीं ले गए थे। हमें नहीं पता, हमें इन गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घुमाने ले चलो। एक बार में समझ में नहीं आता क्या तुम दोनों को? अरे जब पैसे ही नहीं है तो कहाँ घुमाएंगे? जाओ अपने कमरे में। जिया और नैना की बात सुनकर पिंकी और रोहन उदास हो जाते हैं। तभी बाहर से उनके पति संदीप और अजय आते हैं। आगे आप लोग, क्या हुआ? कुछ बात बनी? नहीं, बात बनी। कोई भी हमें लोन देने के लिए तैयार नहीं है। लोन के लिए कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, और ये घर तो पहले से ही गिरवी है। किसने कहा था नौकरी छोड़कर घर गिरवी रखकर अपना बिजनेस शुरू करने के लिए? जब भी इंसान बिजनेस शुरू करता है तो बैकअप में कुछ रखता है, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं रखा। मुझे तो ये डर रहता है कि कब ये छत हमसे छिन जाएगी, कहाँ जाएंगे? तो हमें क्या पता था ये सब हो जाएगा। सोचा था बिजनेस शुरू करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन जब से बिजनेस शुरू किया है तब से बस पैसे जा ही रहे हैं। अजय और संदीप ने तो 2 महीने पहले अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करने के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया था। शुरुआत के कुछ समय तो उनका बिजनेस अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे लॉस की वजह से उनका पैसा चला गया, और अब आखिर में ऐसी नौबत आ जाती है कि उन लोगों को खुद नहीं पता होता कि कब उनके सिर से ये छत छिन जाएगी। इसी तरह दिन गुजरता है, और रात को जब सब खाना खा रहे होते हैं। रोहन, पिंकी, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आज तो तुम्हारी पसंद की सब्जी बनी है, फिर भी। हमें नहीं खाना, हम भूखे रहेंगे। हाँ तो रहो भूखे। अरे जब पैसे नहीं है तो कहाँ से तुम्हें घुमा कर लेकर आए? यहाँ ये डर है कि कल को राशन खत्म हो गया तो क्या होगा, और इन लोगों को घूमने की पड़ी है। हमारे टाइम पर ऐसा क्यों होता है? पिछली साल भी आप लोग हमें कहीं घुमाने नहीं ले गए थे। वैसे बच्चे कह तो सही रहे हैं, अगर हम लोग कुछ ही दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाएं तो हो सकता है कि हमारा मूड फ्रेश हो, और उसके बाद हम अच्छे से अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएं। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? हर जगह तो पैसा लगता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जाने के लिए हमारा पैसा ना लगे। जिया की बात सुनकर अजय और संदीप एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसे देखकर नैना। आप लोगों के मन में जो चल रहा है ना, उसे मन में ही रखिए, क्योंकि हम तो वहाँ जाने से रहे। अरे तो कोई और जगह है जहाँ हम जाएं और हमारा पैसा ज्यादा खर्च न हो। गांव से अच्छी और कोई जगह नहीं है। जब भी ताई ताऊ जी से बात होती है तो वो हमेशा एक ही चीज का ताना मारते हैं कि हम शहर जाकर उन्हें भूल गए, इसी बहाने उन लोगों से भी मिल लेंगे। हम गांव जा रहे हैं, गांव में तो बहुत मजा आता है। ये सिर्फ कहने की बात है, वरना गांव में कोई मजा नहीं आता। इसीलिए तो शादी के इतने सालों बाद तक आज तक मैं कभी गांव नहीं गई।
देखो, अगर कहीं बाहर चलना है तो वो गांव ही है, क्योंकि वहां हमारे पैसे खर्च नहीं होंगे। और रही दूसरी बात, तो हमें बाहर जाकर सुकून भी काफी मिलेगा। अब जो भी सोचना है सोच लो, कल तक मुझे बता देना। हमें गाँव ही ले चलो, इसी बहाने कहीं तो घूमेंगे। जिया और नैना का गांव के नाम से ही मुंह बन जाता है, लेकिन अब मजबूरन पैसे की कमी के चलते अब उनको गांव जाने के लिए हामी भरनी पड़ती है। अगले दिन ही संदीप पूरे परिवार की गांव जाने की टिकट बनवा लेता है, और जब कॉल करके इस बारे में वो गांव में अपनी ताई जी को बताता है तो तुम लोग गांव आ रहे हो? पता है हम कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। जल्दी आ जाओ बच्चों, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों की बढ़िया बढ़िया चीजें बनाकर खिलाऊंगी। माँ कौन आ रहा है गाँव? अरे तेरे शहर वाले भैया भाभी आ रहे हैं गांव अगले हफ्ते ही। यह खबर सुनकर लक्षिता अब जल्दी से सरला के हाथ से फोन लेती है और सीधा सीढ़ियों से चढ़ते हुए पेड़ के ऊपर बनी बैठक पर जाती है और अपने भैया भाभी से कॉल पर बात करने लगती है। भाभी आप लोग जल्दी आ जाइए, पता है मैं कब से आपसे मिलना चाहती थी। अब जल्दी से आपका पूरा परिवार हमारे पास आ जाए। अरे तू ही कॉल पर बात करती रहेगी या मुझे भी करने देगी? तुम लोग जल्दी से आ जाओ, और जब भी ट्रेन गाँव पहुँचने वाली हो तो सबसे पहले बता देना मुझे, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। बारी बारी करके पूरा परिवार संदीप और अजय से कॉल पर बात करने लगते हैं, और सबसे बात करने के बाद अब जब कॉल कट जाती है तो देखा, ये लोग हमारे आने की खबर से कितने ज्यादा खुश हो गए। तो अब सोचो, जब हम वहां जाएंगे तब ये लोग कितने खुश होंगे। ये तो बस दिखावा है, इन लोगों का तो हमसे भी पक्का मुंह बना होगा, इतने सालों से जो हम उनके यहाँ नहीं गए। इसी तरह वक्त गुजरता है और आज संदीप और अजय अपने परिवार के साथ अपने गांव पहुंचते हैं। गांव आने की वजह से नैना और जिया ने जीन्स टॉप छोड़कर स्लीवलेस ब्लाउज वाली साड़ी पहनी होती है, और जैसे ही वो स्टेशन पर उतरते हैं तो आसपास बैठे गांव के लोग उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं। मम्मी इतने सारे स्ट्रेंजर्स हमें क्यों देख रहे हैं? पता नहीं बेटा, इसीलिए मैंने तुम लोगों को गांव आने से मना किया था, लेकिन नहीं, तुम लोगों को ही गांव आने की पड़ी थी। अब आ गए हैं तो मूड अच्छा कर लो, शहरी लोग हैं, पहली बार गांव आए हैं तो देखेंगे ना लोग। तुम लोग यहीं लोगों के साथ रहो, मैं तब तक गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। रेलवे स्टेशन से बाहर जाने पर संदीप को सिर्फ ढेर सारी बैलगाड़ियां ही मिलती हैं, जिसके बाद अब पूरे परिवार को उन बैलगाड़ियों पर बैठकर ही घर की तरफ जाना पड़ता है। मम्मी इसमें तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। पापा ने कहा था ना कि वो एक बड़ी सी कार लेंगे, उनसे बोलो कार के बदले वो यही ले ले। मैं तो इसमें रोज स्कूल जाऊंगा। यहाँ इन कच्चे रास्तों के झटके खा खा कर मेरी कमर की बैंड बज गई है, और तुम लोगों को इस बैलगाड़ी में मजा आ रहा है। थोड़ी देर में वो सभी सीधा घर की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां उनका गांव का पूरा परिवार मिलकर बैंड बाजे के साथ स्वागत करता है। तो वहीं पूनम हाथों में आरती की थाली लिए खड़ी होती है, जिसे देखकर पता है तुम लोगों को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। मनोहर और गंगा के जाने के बाद तुम लोग तो ऐसे शहर गए कि शहर के ही होकर रह गए, कभी गांव आए ही नहीं। बाबू चलो अब जल्दी से सबके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपनी भाभीयों के पैर छूना मत भूलना, उम्र और रिश्ते दोनों में तुमसे बड़ी है। नैना और जिया अब हल्का सा मुंह बनाकर सभी के पैर छूने लगती हैं कि तभी सरला, ऐसे भी कोई पैर छूता है क्या? जरा ढंग से छुओ। इतना कहकर सरला अपनी दोनों शहरी बहुओं को अच्छे से ठोक ठोक के आशीर्वाद देती है। तो वहीं अब पूनम सभी के सिर पर तिलक लगाकर आरती उतारती है, और सब आकर आंगन में बिछी एक बड़ी सी चारपाई पर बैठ जाते हैं। मम्मी मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे टीवी देखना है। रास्ते में भी आपने मुझे फोन नहीं दिया। जब देखो फोन फोन, अरे यहाँ कहाँ से टीवी लाऊं? तुम्हारे लिए गांव में टीवी नहीं होता। और आओ गांव घूमने के लिए, कम से कम शहर में होते तो हम आराम से एसी में, और तुम टीवी के सामने बैठे होते। अरे मैंने कहा था ना, जब आओ तो कॉल कर देना, और तुम लोगों ने कॉल क्यों नहीं की? अरे भैया आपको क्या ही परेशान करते, रास्ता तो हमें याद ही था, हम खुद चले आए। सभी आपस में बातें करने लगते हैं। तभी ऊपर पेड़ पर बनी रसोई से सरिता और पूनम लक्षिता के साथ नाश्ता लेकर आ रही होती हैं, जिसे देखकर नीचे खाट पर बैठे जिया और नैना के तो होश उड़ जाते हैं। तो वहीं उन्हें देखकर सरला, अरे बहू क्या देख रही हो? हमारी रसोई देख रही हो ना? जानती हूँ, जो भी पहली बार देखता है उसका मुंह ऐसा का ऐसा ही खुला रह जाता है। ताई जी के घर पर तो कुछ अनोखी रसोई है। गांव में क्या लोग इसी तरह पेड़ों पर चढ़कर खाना बनाते हैं? सबसे पहले वो ठंडा ठंडा सत्तू का शरबत पीते हैं, जो संदीप और अजय को भी काफी पसंद आता है। लेकिन वहीं नैना, जिया और उनके बच्चे फौरन सत्तू का शरबत मुंह से निकाल देते हैं। मम्मी ये क्या था? बहुत गंदा टेस्ट है इसका, मुझे नहीं पीना ये। आप मेरे लिए पेप्सी या फैंटा लेकर आओ, मुझे वो पीना है।
लेकिन ये सब तो पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हमारी टीचर है ना, वो हमें ये सब पीने से मना करती है। सत्तू का शरबत पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हम तो रोज पीते हैं। तभी रोज पीते हैं। कितना गंदा टेस्ट था इसका, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पानी में बेसन घोल कर दे दिया हो। वो चने के आटे का बनता है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। और पहली बार पिया है ना तो ऐसा होता है, रोज पियोगी ना तो आदत पड़ जाएगी। नैना और जिया को आए हुए अभी घंटा पर भी नहीं हुआ था और उनका अपने गांव वाले इस परिवार से मुंह बन जाता है। इसी तरह अब शाम हो जाती है। सभी लोग अभी तक आंगन में पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठे होते हैं कि तभी घर की औरतें अब जल्दी जल्दी आंगन में सबके लिए खाना लगाने लगती हैं, जिसे देखकर ये क्या आप लोग खाने की तैयारी आंगन में क्यों कर रहे हैं? घर के अंदर चलते हैं ना, आराम से डाइनिंग टेबल पर खाना खाएंगे। अरे बहू, हमारे यहाँ टेबल वगैरह नहीं होती खाने के लिए। हम गांव के लोग तो इसी तरह घर के अंदर या आंगन में जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, ऐसे मौसम में तो आंगन में ही खाना खाना अच्छा लगता है। खुले पेड़ के नीचे आंगन में बैठकर खाना खाने की बात सुनकर नैना और जिया का दोबारा से मुंह बन जाता है। तो वहीं अब जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हमें कार्टून देखते हुए खाना खाना है, उसके बिना हमें खाना अच्छा नहीं लगता। हमारा कोई कार्टून लगा दो। अरे बच्चों, खाना खाते हुए ऐसी चीजें नहीं देखते। अब हमारे बच्चों को देख लो, दिन भर में मुश्किल से आधा घंटा फोन में कुछ देखेंगे, वरना या तो पढ़ाई या फिर बाहर जाकर खेलकूद। और तुम्हारी उम्र के बच्चों को तो फोन से दूर ही रहना चाहिए। भैया, अब आप ही समझाओ इन लोगों को। मैं तो समझा समझा कर थक गया हूँ। जैसे ये बच्चे हैं वैसे इनकी माँ है, दोनों ही हमेशा फोन में घुसी रहती हैं। अजय की ऐसी बातें सुनकर नैना और जिया का मुंह बन जाता है और एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करते हुए, इन लोगों की जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। अकेले में मिले तब बताऊंगी इन्हें मैं। मेरा तो ये खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। देखो ना कितना सादा है, ऊपर से पता नहीं किस किस तरह की सब्जी बना दी है। अरे जिया नैना, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रही हो? शर्माओ मत, लगता है तुम्हें और सब्जी चाहिए, मैं और डाल देती हूँ। सरिता नैना और जिया की प्लेट को भर देती है। तो वहीं अब आंगन में इस तरह पेड़ के नीचे खुले में बैठकर खाना खाने के बाद अब वो सभी मिलकर बिस्तर लगाने लगते हैं, जिसे देखकर आप लोग बिस्तर आंगन में क्यों लगा रहे हैं? ये मत बोलिएगा कि जिस तरह हमने आंगन में बैठकर पेड़ के नीचे खाना खाया उसी तरह अब हमें सोना भी होगा। अरे भाभी, आप तो बड़ी समझदार हो। सही कहा आपने, हम इसी तरह आंगन में सोते हैं। और फिक्र मत करिए, हम आपके लिए मच्छरदानी भी लगा देंगे, जिससे मच्छर परेशान नहीं करेंगे आपको। जिया और नैना को गुस्सा तो बहुत आता है। मच्छरदानी लगाकर लेटने से मच्छर तो नहीं काटते, लेकिन जमीन पर चल रही चींटियां उन्हें काटने से खुद को रोक नहीं पाती। क्या मुसीबत है, पहले तो इतनी सड़ी गर्मी में हमें इस गांव में आना पड़ा, फिर ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा खाया और अब इस तरह खुले में ऐसे सोना पड़ रहा है। जहां अजय और संदीप तो एडजस्ट करके सो जाते हैं, वहीं नैना और जिया काफी परेशान रहती हैं। आधी रात को उन्हें जैसी हल्की हल्की नींद आने लगती है तो वहीं हरिंदर के खतरनाक खर्राटों से उनकी नींद उड़ जाती है। अरे कोई इस बुढ़े के मुंह में रुई ठूस दो, कितनी तेज खर्राटे ले रहा है। भगवान, ऊपर से पेड़ रात में कितना डरावना लग रहा है। ऐसा लगता है कि अब जैसे ही आंखें बंद करके खोलूंगी वैसे इस पर कोई चुड़ैल लटकती हुई नजर आएगी। जैसे तैसे करके वो सोने की कोशिश करती हैं और इसी तरह अब सुबह हो जाती है। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना, कोई देख लेगा। अरे कौन क्या देख लेगा, होश में आओ। संदीप की आवाज सुनकर नैना जैसे ही अपनी आंख खोलती है तो देखती है कि उसकी साड़ी एक बकरी के मुंह में है। यह देखकर नैना पीछे होते हुए एकदम से डर के मारे चिल्लाती है। अरे तुम तो ऐसे डरी जैसे तुम्हारी साड़ी बकरी के मुंह में नहीं बल्कि डायनासोर के मुंह में हो। भगवान, क्या मुसीबत है, कहाँ आकर फंस गई मैं। वैसे ये जिया कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही। वो तो फ्रेश होने के लिए गई है भाभी और बहन के साथ खेतों में। क्या कहा, खेतों में? नैना इससे पहले संदीप से कुछ और पूछती कि तभी वहां जिया लोटा लेकर आती है। क्या नैना, क्या बताऊं मैं, यहाँ तो फ्रेश होने के लिए भी खेतों में जाना पड़ता है। कहाँ फंस गए हम आकर। पहली सुबह ही यही हाल है हमारा, अभी तो ना जाने कितनी सुबह यहाँ गुजारनी है हमें। अब नैना भी बिस्तर से उठ जाती है, जिसके बाद अब सरिता और पूनम नैना और जिया को अपने साथ अपने पेड़ के ऊपर बनी रसोई में ले जाती हैं, जहां वो दोनों नाश्ता बना रही होती हैं। तो वहीं नैना और जिया उनकी मदद करती हैं। वैसे रसोई तो नीचे आंगन में भी बनाई जा सकती थी ना, इस तरह पेड़ पर बनाने की क्या जरूरत थी। अरे हम सब खाना पीना सोना आंगन में ही करते थे ना, और परिवार भी काफी बड़ा है। अगर रसोई वहाँ नीचे बनाते तो जगह कम पड़ जाती, इसीलिए यहाँ बना ली। और ऊपर रसोई बनाने की वजह से यहाँ हवा भी लगती रहती है। वैसे तुम दोनों को हमारी मदद करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों के लिए तो आई हो, आराम से बैठो, ठंडी हवा खाओ। कुछ ही देर में सारा नाश्ता बन जाता है। नाश्ते के बाद अब घर की सभी औरतें जिया और नैना को लेकर सीधा नदी किनारे आ जाती हैं और नदी के अंदर जाकर
अरे जिया नैना, तुम दोनों भी आ जाओ, पानी काफी ठंडा है, शरीर सुस्त से चुस्त हो जाएगा नहाकर। हमें इस तरह खुले में नहाने की आदत नहीं है, घर में जो बाथरूम है हम उसी में जाकर नहा लेंगे। अरे भाभी वहाँ भी नहा लेना, लेकिन यार ठंडे पानी में तो मजे लो। जिया और नैना दोनों ही नदी में नहीं जाती और किनारे किनारे ही घूमने लगती हैं कि तभी एकदम से नैना का नदी किनारे बड़े कीचड़ में पैर फिसलता है और वो सीधा नदी के ठंडे पानी में जा गिरती है। नैना चाची तो खुद ही पानी में गिर गई। अरे जिया बहू, अब तू क्या देख रही, तू भी आ जा। सभी के कहने पर जिया भी नदी के ठंडे पानी में आ जाती है। पानी में आने के बाद नदी का पानी तो काफी ठंडा है और ताज़ा भी लग रहा है। नहीं तो क्या, इसीलिए तो हम यहाँ रोज आते हैं, गर्मियों में यही तो मजे हैं। वो नदी के ठंडे पानी को काफी एंजॉय करते हैं और अब उन्हें सभी औरतों के साथ कपड़े बदलने पड़ते हैं। बस अब यही बाकी रह गया था, इज्जत का तो लोगों ने फालूदा कर दिया। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। संदीप और अजय फिर से काम करने के लिए शहर चले जाते हैं। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। नैना और जिया शाम के वक्त जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती हैं तो देखती हैं कि घर के सभी लोग आंगन में बैठकर गाय के गोबर से उपले बना रहे हैं, जिसे देखकर ईयू, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? इस तरह गाय की पॉटी में हाथ क्यों डाला है आपने? छी! अरे बेटा, ये हमारी गाय माता का गोबर है और इसके बने हुए उपलों पर तो खाना बनाते हैं हम लोग। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि तुम भी आकर बनाओ हमारे साथ। मुझे तो यहाँ तक बदबू आ रही है, छी, मैं इसे टच भी नहीं करूंगी। बेटा तुम्हारे ताऊ जी मजाक कर रहे हैं, हमें पता है, शहरी लोगों को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। तुम सब बस जाकर हम सब के लिए चाय बनाकर ले आओ। अब नैना और जिया सीधा चढ़ते हुए ऊपर जाती हैं और पहले से ही जल रही चूल्हे पर चाय बनाने लगती हैं कि तभी वहां एकदम से दो छोटे छोटे बंदर के बच्चे आ जाते हैं इसे देखकर। भगवान, अब ये मुसीबत कहाँ से आ गई? कोई बचाओ हमें। नैना और जिया की चिल्लाने की आवाज सुनकर सुरेश और प्रदीप भागे भागे ऊपर जाते हैं और उन बंदरों के बच्चों को देखकर, अरे जान ही निकाल दिया आपने हमारी। अरे ये तो अक्सर यहाँ आते रहते हैं, वो केले रखे हैं ना, वो दे दो इन्हें, अपने आप चले जाएंगे। नैना और जिया उन दोनों बंदरों को देखकर इतना डर जाती है कि भागकर सीधा नीचे आ जाती है। इसे देखकर सभी घरवाले हंसने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। नैना और जिया कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी लक्षिता कुछ पड़ोसनों के साथ एकदम से कमरे में आ जाती है। इन लोगों में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है क्या? शहर में कोई इस तरह से किसी के कमरे में घुसा है ना तो बहुत गंदी इंसल्ट करते हैं। तुम आए हो शहर से? उनकी बहू, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, तुम दोनों तो बड़ी सुंदर सी हो। सच में शहर के लोग होते तो बड़े प्यारे हैं। हमारे बेटे की भी शहर में नौकरी लगी, अगले महीने वो भी शहर चला जाएगा, वहाँ तो मुझसे मिलना। वैसे कुछ भी बोलो, इन गाँव के लोगों के बीच में तो सच में सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है शहर से नहीं बल्कि विदेश से आई हूँ। कुछ कुछ मामलों में जिया और नैना को उनका गांव वाला ससुराल काफी अच्छा लगता है, तो वहीं बहुत से मामलों में वो अभी भी गांव और वहां के लोगों से चिढ़ी हुई थी। ऐसा लगता है कि किसी फार्म में भेड़ बकरियों के साथ सो रही हूँ, ठीक से पैर फैलाने की भी जगह नहीं है। आज फिर से सबके साथ आंगन में इस तरह खुले में सोने की वजह से जिया काफी परेशान हो रही थी कि तभी जिया के बगल में सो रही उसकी जेठानी एकदम से पाद छोड़ती है, जिसकी बदबू सूंघकर, हाय हाय कितनी गंदी बदबू है, ऐसा लग रहा है कि मेरी नाक के 4 बाल जल गए हो। छी! इधर जिया बदबू से परेशान होती है तो वहीं दूसरी तरफ नैना गुस्से में शालू के पेट पर तेज लात मार देती है। कुछ दिन और किसी तरह बर्दाश्त करना है, हमारे पति भी शहर चले गए, एक बार उनसे मिलूं तब बताऊंगी। नैना और जिया जैसे तैसे करके अपने गुस्से को शांत करके गांव में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन, अरे पिंकी, रोहन, दोनों कब से खेल रहे हो? थके नहीं हो आज तुम दोनों? नहीं, हमें बहुत मजा आ रहा है। शहर में तो कोई हमारे साथ खेलता ही नहीं था, लेकिन गांव में हमारे कितने दोस्त बन गए। पिंकी, हम लोग बर्फ पानी भी खेलेंगे, बहुत मजा आएगा, और फिर बर्फ पानी के बाद हम चैन चैन खेलेंगे। पता नहीं बच्चे शहर से गांव में आकर कौन कौन से गेम सीख गए, लेकिन अच्छा है कम से कम यहाँ ये थोड़ी भागम दौड़ी तो कर रहे हैं, वरना शहर में तो टैब और फोन से इनका ध्यान ही नहीं हटता था। अब कुछ दिन और गुजरते हैं और आज नैना और जिया अपनी ताई सास और भाभीियों के साथ मिलकर खाना बनाने में मदद करती हैं। पूनम और सरिता गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी तो वहीं नैना और जिया ले जाकर सभी को आंगन में रोटियां परोस रही होती हैं। भगवान कितना खाते हैं ये लोग, 4 चक्कर लगवा दिए, मेरे तो पैरों में दर्द शुरू हो गया। इधर नैना रोटी परोस रही होती है तो वहीं जिया सबको सब्जी डाल रही होती है। अरे जिया बहू, अंदर कमरे में दही की हांडी टंगी होगी, उसमें से सबके लिए दही ले आ। जिया अब कमरे में जाती है और जैसे उस टंगी हुई हांडी से दही निकालने लगती है कि तभी गलती से जिया सारा दही अपने ऊपर ही उड़ेल लेती है। मम्मी पापा,
ये कहाँ आ गई मैं। बेचारी जिया जैसे तैसे करके खुद को साफ करती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज पूरे परिवार वाले दिन के समय खेतों में जाते हैं, जहां प्रदीप और सुरेश सबके लिए ढेर सारे गन्ने लेकर आते हैं। तो वहीं रजत और शालू फुर्ती से पेड़ पर चढ़कर ढेर सारी कच्ची कैरी तोड़कर नीचे फेंकते हैं और सभी पेड़ की छांव में बैठकर गन्ने और केरियां खाते हैं। ये कच्ची कैरियां तो खाने में बड़ी चटपटी लग रही है, मैं एक और खाऊंगी। अभी तो आपने कच्ची कैरी की बनी हुई चटनी नहीं खाई है, सिलबट्टे पर बढ़िया चटनी बनती है, आज वही बनाऊंगी आपके लिए। अब गन्ने और केरियां खाने में लगे होते हैं सब, तो वहीं हरिंदर एक बड़े से पेड़ पर झूला लगा देता है। अरे खाना पीना हो गया हो तो आओ आकर झूला झूलो। जब वो गांव के झूले पर झूलते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब शाम के वक्त जब नैना और जिया सभी के साथ घर आ रही होती है तो नैना को रास्ते में एक छोटा सा बच्चा दिखता है। उसे देखकर नैना उसे प्यार से गोद में उठा लेती है। ये बच्चा कितना प्यारा है ना, क्या नाम है तुम्हारा? इससे पहले नैना प्यार से उस बच्चे को चूमती, तभी जल्दी से पूनम और सरिता उसे रोकते हुए, ऐसा मत करना, ये रिश्ते में हमारे जेठ लगते हैं, जल्दी से नीचे उतारो और घूंघट करके पैर छुओ इनके। क्या इतना सा बच्चा हमारे जेठ लगते हैं? भाई जेठ है रिश्ते में हमारे, जल्दी से घूंघट करके पैर छुओ। सरिता और पूनम की बात सुनकर नैना और जिया के तो होश उड़ जाते हैं। वैसे एक हफ्ता और गुजर जाता है। जब वो खाना खा रही होती है तो कभी बार बार पेट से पत्ते नैना की थाली में गिरते, तो कभी जमीन पर रेंग रही चींटियां जिया की थाली में आ जाती हैं। शहर में तो हम लोग डाइनिंग टेबल पर आराम से एसी की ठंडी हवा में बैठकर खाना खाते हैं, और यहाँ देख लो, इस पेड़ से हमारी काफी सारी यादें जुड़ी हैं, तभी तो हम ज्यादा से ज्यादा वक्त यहाँ गुजारते हैं। कभी आंगन में बैठकर खाते हुए थाली में पत्ते गिरना, तो कभी सुबह सुबह आंगन में सोते हुए चिड़ियों की चहचहाट की आवाज से परेशान होना। इन सब से नैना और जिया काफी थक चुकी थी। हर रोज की तरह दोनों चारपाई पर बैठकर बस इन गर्मियों के दिनों के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। वहीं उनके दोनों शहरी बच्चे अब गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक के बाद एक गुलाटी मारते हैं, जिसे देखकर हमारे बच्चे तो 2 मिनट ठीक से भाग भी नहीं पाते थे, और यहाँ जब से आए हैं देखो शरीर में कितनी फुर्ती आ गई है। कुछ भी बोलो, लेकिन गांव के लोगों में शहर के लोगों के हिसाब से काफी ज्यादा फुर्ती होती है। अपने दोनों बच्चों को इतने फुर्तीले शरीर के साथ देखकर उनकी माताओं को काफी अच्छा लगता है। वहीं आज घर के सारे मर्द औरतों को बिठाकर खुद चूल्हे पर खाना बना रहे होते हैं और बड़ी ही इज्जत से उनको परोसते हैं। हमारे घर की औरतें, बेटियां, बहुएं हमारे लिए कितना कुछ करती हैं। कम से कम हफ्ते भर या महीने में एक बार तो हम भी इन्हें खाना बनाकर खिला ही सकते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, हाउस वाइफ को ही सब कुछ करना पड़ता है। गांव में सब कितना मिलजुल कर रहते हैं। गांव की कई सारी खूबियां जिया और नैना को काफी पसंद आती हैं। वैसे कुछ दिन गुजरते हैं और शहर से उन दोनों के पति भी वापस आ जाते हैं। सब खाना खा रहे होते हैं कि तभी सरला, बहू बरामदे में जो टैंक बना है उससे थोड़ा सा पानी निकाल कर ले आओ, मटके का पानी खत्म हो गया है। रात का वक्त होता है। नैना टैंक के पास जाकर उसमें से पानी निकालने लगती है कि तभी नैना के पैर के पास से एक चूहा गुजरता है, जिसे देखकर नैना काफी डर जाती है और वो सीधा पानी के टैंक में जा गिरती है। कोई बचाओ मुझे, मैं डूब जाऊंगी, मुझे तैरना नहीं आता, कोई बचाओ मुझे। नैना की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग भागे भागे आते हैं, लेकिन जब वो उसे इस तरह टैंक में डूबा हुआ देखते हैं तो चुपचाप खड़े हो जाते हैं। अरे आप लोग मुझे बचा क्यों नहीं रहे, मैं डूब जाऊंगी। एक बार अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश तो करो। सरिता की बात सुनकर नैना जब पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करती है तो देखती है कि टैंक का पानी उसके घुटनों के नीचे तक ही है। हमें नहीं पता था कि शहर के लोग इतने कम पानी में भी डूब जाते। ये शहर वाली चाची तो बहुत ज्यादा डरपोक है। सभी को अपना इस तरह मजाक उड़ाते देखकर नैना को काफी गुस्सा आता है और अब वो सीधा कमरे में जाकर अपने पति से बात करने लगती है। बस संदीप, बहुत हुआ, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। अरे यहाँ किसी भी चीज की फैसिलिटीज नहीं है, लाइट आती नहीं है, फोन में नेटवर्क नहीं आते, नहाने के लिए नदी में जाओ, अरे फ्रेश होने के लिए भी सुबह सुबह खेत में जाना पड़ता है, और खाना सोना वो तो पूछो ही मत, हर चीज आंगन में करनी है। इस पेड़ से लोगों को ऐसा क्या लगाव है, मुझे तो समझ नहीं आता। बस बहुत हुआ, अब मैं भी यहाँ और नहीं रह सकती, हमें यहाँ से कल ही निकलना है। जिया और नैना के पति उन्हें समझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती कि तभी वहाँ हरिंदर और सरला आते हैं और उन लोगों की बात सुनकर, हमें बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन तुम लोगों को ये जानना है ना कि हम इस आंगन और पेड़ से इतने जुड़े हुए क्यों हैं। बहू, तुम्हारे दादा ससुर के आगे एक ऐसा वक्त था जब उनके पास कुछ भी नहीं था, रहने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं थी। गांव में किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी थी, तो उन्होंने इसी पेड़ का सहारा लिया था और इस पेड़ के नीचे आंगन में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी थी। इसलिए हम सबकी इससे यादें जुड़ी हैं। मेहनत करके उन्होंने इस झोपड़ी को इस बड़े से घर में बदला।
जिस पेड़ और आंगन ने हमारे पूर्वजों को सहारा दिया हो, तो हम कैसे उससे लगाव न रखें। तुम लोगों को जो भी दिक्कत हुई है हमें माफ कर देना, लेकिन हम इस पेड़ और आंगन को नहीं छोड़ सकते। हरिंदर की बातें सुनकर जिया और नैना को अपने कहे हुए शब्दों पर काफी ज्यादा अफसोस होता है। ऐसे ही अब दिन गुजरते हैं। आज जिया और नैना जब अपनी भारी साड़ियों के बजाय शहर के नॉर्मल जीन्स टॉप में आसपास घूम रही होती हैं, तो कुछ पड़ोस की औरतें सरला के पास आकर, तुम्हारी ये टेरी बहुएं तो कैसे गंदे गंदे कपड़े पहनकर घूमती हैं। अरे हमारे घर की बहू बेटियां देखेंगी तो क्या असर पड़ेगा उन पर। हमारे घर की बहुएं हैं, वो जो भी पहनकर घूमे, तुम्हें उससे क्या। अरे शहर के और गांव के पहनावों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और इतनी देर से जब वो साड़ी पहन रही थी तब तो तुमने कुछ नहीं बोला। अपनी ताई सास की ऐसी बातें सुनकर नैना और जिया, हमारी सास सच में कितनी अच्छी है ना। मुझे तो लगा था कि ये हमें कपड़ों को लेकर कुछ बोलेंगी, लेकिन ये तो उल्टा हमें सपोर्ट कर रही है। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। जहां पहले हर रोज सुबह जिया और नैना सबके 100 बार उठाने पर चिढ़कर उठती थी, तो वहीं आज वो अपने आप सबसे पहले उठ जाती हैं। आज पहली बार टाइम से पहले इतनी सुबह सुबह मेरी आंख खुल गई, वरना शहर में तो 4-4 बार का अलार्म लगा कर रखना पड़ता था। गांव आने का कुछ तो फायदा हुआ है, कम से कम अब आंखें तो टाइम पर खुलने लगी हैं। ऐसे दिन और गुजरते हैं और धीरे धीरे गर्मी की छुट्टियां खत्म होने लगती हैं। इन कुछ दिनों में जिया और नैना के बच्चे अब गांव के बच्चों की तरह काफी स्ट्रांग हो चुके थे। हमेशा फुर्तीला शरीर रखना, खेलना कूदना, यहाँ तक कि 5-5 किलो का वजन भी आसानी से उठा लेना, इसे देखकर नैना और जिया को काफी अच्छा लगता है। आज शाम जब नैना अपने दोनों गांव वाली भाभियों के साथ मिलकर चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है कि तभी एकदम से नैना का हाथ जल जाता है और सब भागे आते हैं। हे भगवान, कितना हाथ जला लिया इसने। सरिता, क्या जरूरत थी इससे रोटी बनवाने की। पता है ना इसे चूल्हे की आदत नहीं है। माँ जी, मैंने तो मना ही किया था, लेकिन ये मानी ही नहीं। मैं जल्दी से कच्चा आलू घिसकर लगाती हूँ। सरिता एक बड़ा सा कच्चा आलू लेती है और उसे घिसकर नैना के जले हाथ पर लगा देती है। नैना का हाथ जला होने के कारण सरिता उसे अपने हाथों से ही खाना खिलाती है, जिससे नैना को काफी अच्छा लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज लक्षिता जिया और नैना को उनके कमरे में ही खाना देने के लिए आती है। अचानक क्या हुआ? हम सब तो एक साथ बाहर आंगन में खाना खाते थे ना। लेकिन आप लोगों को दिक्कत होती थी ना। हमें लगा कि धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, लेकिन रोज ही दिक्कत होने लगी, तो इसीलिए माँ ने खाना कमरे में ही भिजवा दिया। लक्षिता दोनों की खाने की प्लेट रखकर वहां से चली जाती है। उसके बाद जब नैना और जिया आज अकेले कमरे में खाना खा रही होती हैं, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। भले ही बाहर दिक्कत होती थी, लेकिन वहाँ कम से कम सबके साथ हंसी मजाक करके वक्त तो काट दिया करते थे। दोनों अपने खाने की प्लेट उठाती हैं और सीधा बाहर आ जाती हैं। इसी तरह हफ्ता भर और गुजरता है और आज फाइनली नैना और जिया अपने परिवार वालों के साथ वापस शहर के लिए निकल रही होती है। तो वहीं घर वाले उन्हें आटा, दाल, मसाले और भी कई तरह का सामान देते हैं। इसमें सारा खाना पीने का सामान है। अब तुम लोगों को साल भर के लिए राशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें सारा खाने पीने का सामान है। अब तुम लोगों को साल भर के लिए राशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें काजू, बादाम और भी कई सारी चीजें हैं। दोनों बच्चों को रोज खिलाना और तुम लोग भी खाना। पिंकी, रोहन, तुम लोग हमें बहुत याद आओगे, जल्दी आना वापस। शुरुआत में जितनी नैना और जिया को शहर जाने की एक्साइटमेंट थी, तो वहीं आज उन दोनों का दिल काफी उदास होता है। अब वो सभी घंटों का सफर तय करते हुए वापस शहर आ जाते हैं। शहर आने के बाद उनके पतियों का काम काफी अच्छे से चल रहा है। हमें लगा ही नहीं था कि 1 से 1.5 महीने में आप लोग अपना काम इतने अच्छे से शुरू कर लेंगे। वैसे काम शुरू करने के लिए आपको पैसे कहाँ से मिले? जब हम गांव गए थे तो ताऊ जी की मैंने सारी बात बताई थी, तो उन्होंने बिना सोचे समझे हमें पैसे दे दिए। जब हम बीच में शहर आए थे तो उन्हीं पैसों से हमने काम शुरू किया था। क्या कहा? उन लोगों ने आपको पैसे दिए, वो भी इतने सारे? और वो भी बिना ब्याज के, और कहा कि कभी ये पैसे वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने उन्हें कितना ही गलत क्यों न समझा हो, लेकिन माँ बाबा के जाने के बाद उन्होंने हमें सगी औलाद जैसा पाला है। संदीप और अजय की बातें सुनकर नैना और जिया को अपने किए हुए बर्ताव पर काफी बुरा लगता है। अब वो अगले ही दिन अपने पति और बच्चों के साथ फौरन गाड़ी पकड़कर शहर से गांव आती है। ताई जी, हमने काफी गलत समझा आप लोगों को। आपके आंगन में रहने, खाने पीने और गांव की इस लाइफस्टाइल की वजह से हम काफी परेशान हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि ये सब तो शहर से काफी ज्यादा अच्छा है। और आपने एक बार भी नहीं जताया कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद करी है। हमारे इस बिहेवियर के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। मेरे बच्चों, कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। तुम लोग तो हमारे अपने हो, ये सब तो चलता रहता है। इस दिन के बाद से नैना और जिया अब हर साल छुट्टियों में हमेशा गांव आती हैं और गांव के लाइफस्टाइल को अच्छे से एंजॉय करती हैं।